डियर स्टूडेंट्स। अब जो हमारा लेक्चर 3 का जो है वो ये लास्ट पार्ट है जिसमें हम जो ग्रास पैटर्न्स हैं उनके जो एक्सटेंडेड पैटर्न्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो हम जो है वो आगाज करते हैं। अ, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था कि हमारे पास जो है वो 5 जो है वो मेन पैटर्न्स हैं, जो कि हमने डिस्कस किए थे। इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट, क्रिएटर, हाई कोहेजन, लो कपलिंग और कंट्रोलर। और जो है वो कुछ हमारे पास जो है वो एक्सटेंडेड है, तो उन एक्सटेंडेड पैटर्न्स को हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक बात तो इनकी डिस्कशन से पहले जो मैं आपको बता दूं कि बेसिकली ये एक्सटेंडेड इसलिए कहते हैं इनको क्योंकि ये बेसिकली एक ही सिंगल मैकेनिज्म के जरिए जो है वो अचीव किए जाते हैं। यानी कि इनका जो कह लें कि एक बेस लाइन, एक अंडरलाइन जो इसका एक तरीका है जिससे ये अचीव किए जाते हैं, वो एक ही है। एंड दैट इज इन डायरेक्शन कह लें, इंटरमीडियरी एक पार्टी इंट्रोड्यूस कर दें अगर बीच में, अगर चाहे वो अब लेयर्स के बीच में हो या बिजनेस लॉजिक क्लासेस के बीच में हो। यानी कि मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ये जितने भी बाकी एक्सटेंडेड पैटर्न्स हैं ये इस अंडरलाइन कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करते हैं कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन योर कोर क्लासेस टू मेन क्लासेस should be safe from other layers, और इवन अदर इफ अगर आप चाहते हैं कि और कोई बिजनेस लॉजिक ही लेयर के क्लास के लेयर के अंदर ही जो क्लासेस है वो डायरेक्ट कम्युनिकेट ना करें ड्यू टू एनी रीजन, तो आप उसके अंदर जो है वो एक इंडायरेक्शन का, एक इंटरमीडिएट एंटिटी का, डेफिनेटली वो भी एक क्लास ही होगी, या आप एक मीडिएटर का जो है वो बीच में एक कॉन्सेप्ट जो है वो ऐड कर दें। ठीक है, इसी तरह का जो कॉन्सेप्ट था वो आपने कंट्रोलर में भी जो था वो देखा था। बट देयर वाज अ कॉन्सेप्ट कि वहां पे जो है वो आपने एज अ कंट्रोलर जो है हमारी यूजर इंटरफेस की लेयर और जो हमारी बिजनेस लॉजिक की लेयर है उसके दरमियान आपने जो है वो एक कंट्रोलर लगाया था। खैर एनीवेज, अभी हम जैसे जैसे आगे डिस्कस करेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो ज्यादा क्लियर होते चले जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये बात पहले ही दिमाग में रखें आप इनको स्टार्ट करने से पहले, कि इससे पहले कि आप आगे जाके जो है वो कंफ्यूज हो, तो आपको पहले ही पता हो कि जो जितने भी एक्सटेंडेड पैटर्न्स हैं ये सब इंटर रिलेटेड हैं। नॉट इवन द एक्सटेंडेड वंस, जितने भी पैटर्न्स हैं, जितने भी डिजाइन पैटर्न्स हैं, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है कि कोई भी पैटर्न ऐसा नहीं है कि जो एक अलग ही जो है ना वो आइसोलेशन में पड़ा होगा और उसने कुछ अलग ही जो है ना वो करना, नहीं, दे आर ऑल relevant, interrelated, and working and suggesting um, some guidelines to develop a software design that would fulfill our main design goals, जो कि हम पढ़ चुके हैं अपने इनिशियल लेक्चर्स में, कि क्या है रियूजिबिलिटी, कोहिजन, रिड्यूस कपलिंग एंड मेंटेनेबल सॉफ्टवेयर हो, मैनेजेबल सॉफ्टवेयर हो, अपग्रेडेबल सॉफ्टवेयर हो, और रिक्वायरमेंट्स को, चेंज को वेलकम करता हो, एंड फ्लेक्सिबल एज वेल। राइट, सो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हमारा जो पैटर्न है दैट इज पोलीमॉर्फिज्म। राइट, पोलीमॉर्फिज्म, यू नो व्हाट, कि ये एक बिहेवियर भी है, एक ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का, पोलीमॉर्फिज्म। तो इस हिसाब से जो ये पोलीमॉर्फिक बिहेवियर या पोलीमॉर्फिज्म जो है वो एक डिजाइन प्रिंसिपल भी है हमारे या एक डिजाइन पैटर्न भी है हमारे ग्रास में। तो अगर हम, जैसे आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि मुझे कुछ इस पे बताने की जरूरत है कि व्हाट एक्चुअली इज पॉलीमॉर्फिज्म। इज अ ग्रीक वर्ड दैट is a merger of two words, poly and morphism. Poly means single, many, and morph means forms. यानी कि इसका क्या मतलब है कि when a thing has multiple forms, then it means underlying is something, a main behavior, and there would be variations on that behavior. राइट, तो फिर उसको क्या कहते हैं हम, पोलीमॉर्फिज्म। एंड अपने अपने ऊप के कोर्स में जो है वो आपने पढ़ा होगा कि मेनली टू टाइप्स की आपके पास पोलीमॉर्फिज्म जो है वो एग्जिस्ट करती है। वन इज योर कंपाइल टाइम एंड वन इज योर रन टाइम। ठीक है, तो जो इन डिजाइन पैटर्न्स में जो डिजाइनिंग के दौरान जिसके जिसके ऊपर हमारा फोकस होगा, दैट इज रन टाइम पोलीमॉर्फिज्म। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि आप पोलीमॉर्फिज्म को कैसे अचीव करते थे, तो क्या होता था कि आप जो है वो कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते थे, इंटरफेसेस बनाते थे। मतलब इसमें क्या है कि एक कंट्रोलर होता था, कोई पेरेंट क्लास है जो कि ऑनवर्ड मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशंस जो है वो प्रोवाइड कर रही है।
ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से। आपने फंक्शन ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था ऊप में, याद है आपको? फंक्शन ओवरराइडिंग एंड फंक्शन ओवरराइटिंग, ओवरराइडिंग एंड ओवरराइटिंग। तो ओ सॉरी ओवरलोडिंग, सॉरी सॉरी ओवरराइडिंग एंड ओवरलोडिंग। तो यहाँ पे जो ओवरराइडिंग है, वो जो है वो कॉन्सेप्ट आपने कहाँ पढ़ा था? ऊप में पढ़ा था, जहाँ पे क्या है, चाइल्ड क्लासेस जो होती थी वो अपने पेरेंट के क्लास के मेथड को जो होती थी ओवरराइड कर रही होती थी, राइट? तो अब जो पोलीमॉर्फिक बिहेवियर्स हैं वो हमें क्या फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि हम एक सिंगल फंक्शन कॉल के अगेंस्ट मल्टीपल किस्म की फंक्शनैलिटी जो है वो क्या कर सकें, परफॉर्म कर सके। ऐसा ही है ना, इसीलिए कह रहे हैं ना मल्टीपल फॉर्म्स, ताकि जिस हिसाब से जिस भी फंक्शनैलिटी की कॉल रिसीव होती है पेरेंट को या मेन मीडिएटर को, वो उस हिसाब से आगे जो है ना वो उस फंक्शनैलिटी को रीडायरेक्ट करे, उसको जो है वो डेलीगेट करे। तो यहाँ पे देखें, जैसे मैं बात करती कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म फोकसेस ऑन योर फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, टेम्पलेट्स, जबकि हमारा जो फोकस है बीइंग अ सॉफ्टवेयर डिजाइनर with respect to this pattern is runtime polymorphism that would be achieved using function overriding। ठीक है, तो क्या मतलब है कि जब ऐसा होता है ना, आपको खुद अंदाजा है कि पोलीमॉर्फिज्म में क्या होता है कि जब बहुत सारी चीजें, बहुत सारा बिहेवियर, कुछ ऐसा जो है वो बिहेवियर मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो सेम हो, ठीक है, कुछ अंडरलाइन कोई आपका बिहेवियर है जो सेम है, मगर कुछ चीजें, कुछ बिहेवियर्स के अंदर जो है ना वेरिएशन पाई जाए, तो फिर हम क्या करते हैं, इसको हम पोलीमॉर्फिज्म के थ्रू या पोलीमॉर्फिक बिहेवियर के थ्रू इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो, इसकी रियलाइजेशन जो है वो लेके आते हैं, राइट? तो फिर क्या है कि जितनी भी कॉल्स हैं, जितनी भी रिक्वेस्ट हैं, वो किसके पास आती हैं, वो पेरेंट के पास आती हैं। और फिर क्या है कि जो पेरेंट है वो मीडिएट करता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, के कौन से वाला जो उसका वेरिएशन है या कौन सी वाली उसकी जो अम, उसका वर्जन है, उसको जो है वो एग्जीक्यूट करना है। तो अगर पेरेंट एक इंटरफेस है, तो फिर क्या है कि उसकी मल्टीपल जो है वो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आगे एग्जिस्ट करेंगी, राइट? तो अभी आप इसको पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा अंदाजा हो रहा होगा कि हमने जो हमारा पिछला लेक्चर था, वीक 2 का जो हमारे लेक्चर्स थे रिगार्डिंग सॉलिड प्रिंसिपल्स, तो आप देख रहे होंगे कि उनको भी कॉम्प्लीमेंट करता है, और आप सोच रहे होंगे कि किसको, सोचें आप जरा कि ये जो अंडरलाइंग इसका इनडायरेक्शन या वो है वो किसके साथ रिलेट कर रहे हैं, वो हमारे ओपन क्लोज प्रिंसिपल के साथ जो है वो रिलेट कर रहा है कि हम जो है जो है वो क्या है कि ओपन फॉर एक्सटेंशन एंड क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन, रिमेम्बर? ये उसके साथ इसका जो है ना वो लिंक है। तो थोड़ा सा अपने दिमाग का जो है ना वो बल्ब जलाएं ताकि आपको चीजें समझ आए। ऑलराइट, अच्छा अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल हम देख लेते हैं जो बचपन से आप देखते थे, फिर उसके बाद मैं आपको रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स, जो आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स, जो आपके कोर्स प्रोजेक्ट्स, एंड प्लीज आई रिक्वेस्ट, आप जिस भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आप जिस भी इस वक्त कंट्री से जो है वो सुन रहे हैं, अगर उर्दू समझ रहे हैं, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स में, अपने कोर्स के प्रोजेक्ट्स में इन कॉन्सेप्ट्स को प्लीज इंटीग्रेट करें। दीज डिजाइन प्रिंसिपल्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दीज डिजाइन प्रिंसिपल्स जो हैं वो, दीज discriminate you from a naive software designer and an expert or a smart software designer, right? तो ये पढ़ के आपने जाया नहीं करना। I would expect कि you would implement these design principles in your software design, right? अच्छा, अब अगर पहले छोटी सी एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं कि ये आपने बचपन से एग्जांपल पढ़ी होगी कि फॉर एग्जांपल एक जो है वो क्या है कि हमारे पास जो है वो एक शेप की क्लास है, ठीक है? एक हमने एब्स्ट्रैक्ट सी क्लास जो है वो डिजाइन की है, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, एक गेट एरिया का जो है वो मेथड है, राइट? अब ये जो गेट एरिया का मेथड है, ये हमारे पास जो मल्टीपल जो ज्योमेट्रिक शेप्स हैं उनके अंदर एरिया कैलकुलेशन या एरिया कंप्यूटेशन है वो डिफरेंट तरह से होती है। जैसे अभी आपको पता होगा, आप लोग सब ही इस बात से वाकिफ हैं, आपने सबने जब भी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स या इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग या जिस भी टाइटल से आपने ये कोर्स पढ़ा है, उसमें आप लोगों ने ये जरूर प्रोग्राम्स जो है ना बनाए होंगे, या इवन मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है कि एरिया ऑफ जो सर्कल कंप्यूटेशन का फॉर्मूला अलग है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये जितनी भी ज्योमेट्रिक शेप्स हैं इनकी एरिया की जो कैलकुलेशन है या एरिया की जो डायमेंशन की कंप्यूटेशन है, दे आर computed with a different mechanism. Like for example, अगर हम सर्कल की बात करें तो what is its formula? It's pi r square. And अगर स्क्वायर की बात करें तो क्या है कि एक साइड भी हो तो स्क्वायर करें तो क्या हो जाता है, उसका एरिया निकल आता है। इसी तरह ट्राइंगल का डिफरेंट है, इसी तरह रेक्टेंगल का डिफरेंट है। तो क्या है कि अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हर मेथड जो है वो अकॉर्डिंग टू जो भी आप उसको पैरामीटर पास कर रहे हैं एरिया कैलकुलेशन के मेथड के अंदर, वो उसके हिसाब से कॉल हो रहा है, राइट? कि अगर आप उसको खाली जो है वो आर पास कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि आपने उसको एरिया ऑफ सर्कल ही जो है वो कंप्यूट करना है।
तो अब हमें क्या है कि वही बात है, जैसे ओपन क्लोज प्रिंसिपल में भी हमने एग्जांपल देखी थी, जिसमें हम क्या कहते हैं, ओपन फॉर एक्सटेंशन एंड क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन के बजाय हमें जो है वो अलग अलग जो है वो जाके मेथड जो है वो हमने लिखने होते हैं जी। अब एरिया, लेट्स सपोज गेट एरिया के बजाय हम मेथड लिख रहे हैं जी गेट एरिया सर्कल, ठीक है, या हम लिख रहे हैं गेट एरिया स्क्वायर, या गेट एरिया ट्राइंगल, गेट एरिया रेक्टेंगल एंड स्टफ लाइक दैट। इट दिस अप्रोच वुड सेव अस फ्रॉम दैट एफर्ट। और अगर कहीं चेंज आ जाता तो फिर आप दोबारा से जाके उस पूरे कोड को खोलें। याद है आपको ओपन क्लोज प्रिंसिपल में हमने एग्जांपल्स देखी थी। तो अब जो है वो ये पोलीमॉर्फिज्म आपको इस तरह की एफर्ट से जो है वो बचा रहा है। यहाँ पे भी कुछ इसी किस्म का है कि ये वो और तरह से मैंने ये एग्जांपल आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की है। ऑलराइट। अच्छा, अब हम जो है वो आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि ये आपको पता है कि डिजाइन प्रिंसिपल जब हमने शुरू किए थे तो मैंने आपको क्या बताया था, डिजाइन पैटर्न्स जब हमने शुरू किए थे मैंने आपको बताया था कि हर डिजाइन पैटर्न के जो हैं वो हैं चार पार्ट। सबसे पहले उसका नाम होता है, वो कौन से प्रॉब्लम को या वो गोल क्या है उस सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न का, वो चाह क्या रहा है आपसे जो है ना, क्या आपने करना है। देन उसका सोल्यूशन कि वो जो गोल है वो अचीव कैसे करना है, राइट। उसके बाद चौथा क्या था, सोचे। यस, यू आर राइट, कि उसकी एग्जाम्पल, कि वो एक एग्जाम्पल के थ्रू ये जितने भी पैटर्न्स आए हैं, जितने भी एक्सपर्ट्स, जितने भी एक्सपीरियंस डेवलपर्स ने ये दिए हैं, उन्होंने इन्हीं चार पैटर्न, इन्हीं चार कंस्ट्रक्ट के ऊपर जो है वो इसको प्रेजेंट किया। तो अब जो है वो प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम ये है कि हमने ऑल्टरनेट्स को उनकी टाइप की बेस पे कैसे हैंडल करना है। एंड वन मोर थिंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट को, एक सॉफ्टवेयर एलिमेंट को, और मैं जब एलिमेंट की बात करूं तो अब आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, मैं एलिमेंट किसी भी लेवल की चीज को एलिमेंट कह रही हूँ। इट कैन बी अ सिंगल ऑब्जेक्ट और क्लास, इट कैन बी एनी component, it can be any package, it can be any module, subsystem, and whatever, any unit, any fundamental unit, जिस भी कॉन्टेक्स्ट में आप उसके ऊपर जो है वो फोकस कर रहे हैं। तो आपने उसको क्या करना है, आपने उसको प्लगेबल करना है, राइट। कि अगर फॉर एग्जांपल आपको उसको किसी और सिस्टम में यूज करना पड़े तो आप उसको टेंशन फ्री हो गए जिसे कहते हैं ना, आप उसके साथ जो है ना वो उसको प्लग कर सकें आराम से, क्योंकि वो इतना कोहेसिव होगा और लेस कपल्ड होगा। आइडियली हम ये चाह रहे हैं अपने अच्छे स्मार्ट डिजाइन में। तो सोल्यूशन क्या है कि व्हेन रिलेटेड बिहेवियर्स वेरी बाय टाइप, ठीक है, assign responsibilities using polymorphic operations to the type for which the behavior वेरीज, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे कि ये जो है वो हमने किस तरह से प्लगेबल, किस तरह से हमने जो है वो रिलेटेड बिहेवियर्स किस तरह से जो है हमने इम्प्लीमेंट करना है, राइट। तो अब देखें सिचुएशन क्या है कि अगर हम एक पर्टिकुलर, जैसे हम जिस केस स्टडी के ऊपर बुक्स में भी होता है, आप लोगों को पढ़ाया भी, इसलिए मैंने भी जो है वही वाली केस स्टडी ली है, जो कि आप लोगों को मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में जो है वो यही एक केस स्टडी दी जाती है जब भी आप सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन या सॉफ्टवेयर एनालिसिस एंड डिजाइन का कोर्स पढ़ते हैं, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन का कोर्स पढ़ते हैं, या जिस भी टाइटल से, कि ये जो पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल नेक्स्ट जेन पॉज, ये जो क्रेग लामन ने भी जो है वो उसी को, और मेरा भी अंडरलाइन हुई है जिसको मैं फॉलो कर रही हूँ। तो उसमें क्या है कि आप जो है वो जो डिफरेंट तरह की पेमेंट के जो ऑथराइजेशन प्रोसेसेस हैं पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल में, उनकी ऑथराइजेशन का किसको आप जो है वो रिस्पॉन्सिबल करेंगे। तो अब देखें कि जो ये पेमेंट ऑथराइजेशन है ये मल्टीपल तरीके से होती है। अंदाजा होगा आपके, कैश के थ्रू भी आप पॉइंट ऑफ सेल पे आप जो है ना वो पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, और अगर फॉर इंस्टेंस चेक के थ्रू भी हो सकता है, राइट। मल्टीपल पेमेंट गेटवेज है ना जिसके थ्रू आप अपनी पेमेंट्स जो है वो प्रोसेस करवा सकते हैं। तो अब देखें, अब यहाँ पे जो बात हो रही है वो क्या है कि assign the responsibility for authorizing to each payment type implementation the polymorphic authorize operation, ठीक है। और क्या है कि जितनी भी हमारी पेमेंट गेटवेज हैं, आप देखें ना, कि जितनी भी पेमेंट के ऑल्टरनेटिव्स हैं उनका ऑथराइजेशन का प्रोसेस डिफरेंट है। आगे एग्जांपल भी आ रही है तो मैं आपको उस पे भी जो है वो मैं जो मैंने एक विजुअली जो एक थोड़ा सा उसको प्रेजेंट करने की मैं आपको कोशिश करती हूँ। अगर आप देखें कि ऑल्टरनेटिव्स की बात हो रही है, हमने यूज केसेस की भी प्लेलिस्ट पढ़ी है, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, ऑल्टरनेट सिचुएशंस होती हैं, कि एक काम को करने का एक तरीका, तरीका ए, तरीका बी, तरीका सी, तरीका डी, चार पांच जब तरीकों से एक ही काम हो सकता हो, तो इसका क्या मतलब है कि दैट मस्ट बी, दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग अ पोलीमोर्फिक बिहेवियर, ठीक है। अब आप सोचें कि कहाँ कहाँ पे जो है ना वो वेरिंग किस्म के जो है ना वो आपके पास आ सकते हैं ऑल्टरनेटिव्स।
अपने रियल लाइफ से सोचें, इवन अपने प्रोजेक्ट से सोचें। अगर आप देखें, अगर किसी की प्रोजेक्ट्स जो है आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आपके ई कॉमर्स एप्लीकेशंस हैं, तो आप अगर फॉर एग्जांपल उनकी पेमेंट गेटवेज की बात करें, तो किस किस तरीके से जो है ना वो पेमेंट्स की जा सकती हैं? इजी पैसा, सादा पे से, जैस कैश से, नया पे से, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी तरह अगर यहाँ से इस एग्जांपल में बात हो रही है कि पेमेंट मैकेनिज्म मल्टीपल तरह के हो सकते हैं, जैसे डेबिट कार्ड से हो सकती है, क्रेडिट कार्ड से हो सकती है, थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे से हो सकती है, ऑनलाइन पेमेंट के जरिए हो सकती है। अब अगर फॉर एग्जांपल हम दराज वगैरह की बात करें, ठीक है, तो दराज में जो है वो मल्टीपल तरह से जो है वो शिपमेंट्स जो है ना वो कर सकते हैं आपको, लेपर्ड से, टीसीएस से, फिर फर्दर उसमें भी फर्दर मैकेनिज्म्स हैं कि जी एक्सप्रेस डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी, मतलब मल्टीपल किस्म के जो है ना वो आपके पास इवन लॉजिस्टिक्स के जो है ना वो भी ऑप्शंस हैं। तो अब क्या है कि हमने जो हमारा अल्टीमेट टारगेट है वो क्या है, जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया कि हमारा जो गोल क्या कहता है कि हमने प्लगेबल बिहेवियर जो है ना वो अचीव करना है। और वो किस तरह हो सकता है? प्लगेबल का क्या मतलब है कि एक चीज को एक जगह प्लग किया, वो वहां से निकाला, दूसरी जगह प्लग किया, आराम से जो है ना वो हमारा स्मूथली काम कर चलता जाए, ये ना हो एक जगह प्लग किया दूसरी जगह वो चले ही ना। तो क्या है कि ये वाला जो बिहेवियर है वो हमारा पोलीमोर्फिक बिहेवियर, पोलीमोर्फिज्म के जरिए जो है हम इजीली अपना प्लगेबल का जो टारगेट है वो अचीव कर सकते हैं। और रिलेटेड बिहेवियर जिसको मैं आपको क्या कह रही थी, क्या मतलब है कि अंडरलाइन काम एक ही है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी एग्जाम्पल आएगी पेमेंट की, और जैसे अभी हमने पीछे ये जो एरिया कैलकुलेशन का देखा है, ये ये रिलेटेड बिहेवियर्स है कि यहाँ पे एक जो है वो एरिया की कैलकुलेशन है, दैट इज अ बिहेवियर, और यहाँ पे जो है ये इनकी इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट है बट दे आर रिलेटेड, राइट? अंडरलाइन एक ही जो है वो काम आप कराना चाह रहे हैं बट विद ऑल्टरनेट्स, तो ये इसको कहते हैं आप रिलेटेड बिहेवियर्स। अब यहाँ पे आ गई है वो एग्जाम्पल जो कि हम इस एग्जाम्पल को डिस्कस कर रहे हैं कि प्लगेबल आपने जो करना है। अब ये देखें क्या है कि यहाँ पे देखें, एक हमने क्या है कि पेमेंट के मल्टीपल चैनल्स हैं, ठीक है, मल्टीपल ऑल्टरनेट्स हैं जो कि आप पेमेंट के सॉल्यूशंस जो हैं वो एक अपने सिस्टम के अंदर जो है वो इंटीग्रेट कर रहे हैं। पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल है या अपना ई कॉमर्स एक आपकी एप्लीकेशन है उसके अंदर। अब देखें कि पेमेंट ऑथराइजेशन जो है वो डिफरेंट है हर तरह के पेमेंट के सोल्यूशन के अंदर। जो पेमेंट की ऑथराइजेशन का प्रोसेस है वो एक डिफरेंट तरह से हो रहा है, एक डिफरेंट मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, एक डिफरेंट प्रोसीजर जो है वो फॉलो कर रहा है। अब अगर देखें, कल को अगर आपका सॉफ्टवेयर अपग्रेड होता है या आपका क्लाइंट कहता है कि नहीं जी हम जो है ना फ्यूचर में क्रेडिट कार्ड के जरिए जो है, लेट्स सपोज पेमेंट्स जो है ना वो प्रोसेस नहीं करेंगे ड्यू टू एनी रीजन। अब अगर आपने अपने डिजाइन में पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर के थ्रू अपने सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तो आपका क्या फायदा होगा कि आपको सिंपली अपने डिजाइन को डिस्टर्ब किए बगैर, जो आपने आर्किटेक्चर बनाया है, जो आपने डिजाइन बनाया है, उसको डिस्टर्ब किए बगैर जस्ट आप क्या करेंगे, इस क्लास को जो है रिमूव कर देंगे। सोचें। और अगर थोड़ी देर के लिए ये सोचें कि अगर आप पॉलीमॉर्फिज्म नहीं यूज करते, तो फिर क्या होगा? आपको ये सारी जो चेंजेस हैं, ये सारी ऑपरेशन हैंडलिंग जो है, जो मेन पेमेंट की क्लास में जो है ना आपको सारा कुछ छेड़खानी करनी पड़ेगी। तो ओसीएल जो था हमारा, ओसीपी सॉरी, ओपन क्लोज प्रिंसिपल, उसकी वायलेशन हो गई ना, कि हमें बजाय उसका एक स्टैंडर्ड पार्ट जो है उसको निकालते और लगाते, किसी को लगा रहे हैं किसी को निकाल रहे हैं, बजाय ये करते हमें उसकी अंदर की जो फंक्शनलिटी है, अंदर अंडरलाइन जो उसका साइंस है, जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसको जाके हमें छेड़ना पड़ रहा है। तो अब अगर फॉर एग्जाम्पल एक तो ये निकालने की बात होगी, और कल को ये कहता है कि नहीं इसको जो है ना वो क्रेडिट कार्ड को निकाल दो, ये वाली क्रेडिट कार्ड पेमेंट हमने नहीं करनी, या लेट्स वो चेक पेमेंट हमने नहीं करनी, हमें जो है ना वो क्या है इजी पैसा के जरिए जो है ना हमने पेमेंट प्रोसेस करवानी है। तो अब इस केस में अगर आपने पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू आपने ओपन क्लोज प्रिंसिपल को अगर आपने दिमाग में रखा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, जस्ट आप उसको जो है वो इसके साथ उस वाली जो एक पेमेंट गेटवे है उसकी क्लास को आपके साथ इसके साथ कनेक्ट करेंगे, और क्या होगा, उसको जो है वो ऐड कर देंगे, और क्या है उसका ऑथराइजेशन प्रोसेस जो है वो एक डिफरेंट होगा। तो अब क्या है कि अब आपको पता है कि अगर हम पोलीमोर्फिज्म जो है वो इंटरफेसेस के जरिए आप अचीव करते हैं, तो क्या है कि फिर वो मेथड्स जो हैं वो डिफरेंट तरह से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट? अब अगर फॉर एग्जांपल इसकी और एग्जांपल सोचें आप रियल वर्ल्ड अपनी प्रोजेक्ट्स में से, लेट्स सपोज अभी मेरे दिमाग में एक एग्जांपल आई है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप जो है यही अपने जो अगर एक आप जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल सिस्टम बना रहे हैं, या एक डॉक्टर का जो है वो हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम जो है ना, एक क्लिनिक का मैनेजमेंट सिस्टम जो है ना आप बना रहे हैं, उसमें क्या है, आप जो है ना वो लेट्स सपोज जो पेशेंट की रिपोर्ट्स हैं,
मतलब उसको जो है ना वो आप लेट सपोज उसकी कोई भी रिपोर्ट है वो आप फॉर एग्जांपल उसको कुरियर भी कर रहे हैं, ठीक है, उसको आप उसके व्हाट्सएप पे भी भेज रहे हैं, उसके जो है वो आप ईमेल पे भी भेज रहे हैं, आप लेट सपोज जो उसका पोर्टल है उसके ऊपर भी प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। अब उसको ये देखें मल्टीपल उसके जो है ना मैकेनिज्म्स हैं, राइट। उसके अलावा सोचें अब जो है वो उस रिपोर्ट को मल्टीपल तरह से वो जो है वो देख रहे हैं आप, ऑल्टरनेटिव्स में आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, फिर आप आगे जाएँ, एक स्टेप और आगे सोचें। अब वहाँ पे भी एक पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर आता है। लेट्स सपोज़ अब वो जो पेशेंट है वो मल्टीपल तरह से अपनी रिपोर्ट्स को जो है ना वो एक्सट्रैक्ट कर सकता है। वो पीडीएफ फॉर्म में भी ले सकता है, वो उसको वर्ड फॉर्मेट में भी ले सकता है। वो जो है वो लेट्स सपोज़ किसी इमेज फॉर्मेट में भी उसको जो है वो ले सकता है। तो क्या है कि ये मल्टीपल अल्टरनेट्स हैं। इसके अलावा देखें और सोचें कि अगर फॉर एग्जांपल आपने पैसे ट्रांसफर करने हैं, ठीक है, पैसे ट्रांसफर करने के लिए जो है वो आपके पास मल्टीपल अल्टरनेट्स हैं। फॉर एग्जांपल आप जो है अगर बिल बिल की बात करें, आपने बिल सबमिट कराना है, कितने अल्टरनेट्स हैं आपके पास। आप बिल जो है वो इजी पैसा के थ्रू सबमिट करा सकते हैं, आप एटीएम मशीन पे जाके सबमिट करा सकते हैं, आप ऑनलाइन बैंकिंग की एप्लीकेशन के जरिए। मगर मेन क्या है, मेन बिहेवियर क्या है, सबमिट बिल या सबमिट यूटिलिटी बिल। पैसे ट्रांसफर करने हैं, कितने सारे अल्टरनेट्स हैं, मनीग्राम के थ्रू, वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, रेमिटली के थ्रू, वाइज, वर्ल्ड रेमिट एंड अप टू सो ऑन। तो ये आपको समझाने का मकसद क्या था, बताने का मकसद क्या था कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि वेयर द थिंग्स आर एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड, राइट। ऑलराइट, अच्छा अब हमारा जो आगे हमारा कॉन्सेप्ट है, अगला जो हमारा पैटर्न है दैट इज प्योर फैब्रिकेशन, ठीक है। तो ये जो प्योर फैब्रिकेशन है ना, इसके बारे में हमने कहीं हमने कंट्रोलर जब पैटर्न पढ़े थे तो हमने उसके अंदर भी हमने इसकी डिस्कशन की थी, राइट। जो कंट्रोलर है वो भी एक कह लें कि एग्जाम्पल है प्योर फैब्रिकेशन का, कि जिसमें हमने याद है आपको कि हमने क्या किया था कि हमने जो है वो एक स्टूडेंट की क्लास थी जिसके अंदर सारा कुछ हमने डेटा सेंट्रिक ऑपरेशंस थे, तो हमने क्या किया था कि हमने उसके एक सारे जितने भी डेटा बेस ओरिएंटेड ऑपरेशन थे उसको हमने निकाल के एक स्टूडेंट डीबी कंट्रोलर की क्लास के अंदर डाल दिया था, राइट। और फिर क्या था, अब जो है ना वो जो बिजनेस लॉजिक की क्लास थी, जो स्टूडेंट्स की क्लास थी, वो जो थी वो अब इस जो डीबी कंट्रोलर नाम की क्लास थी उसके साथ क्लोजली कोलैबोरेट कर रही थी, ठीक हो गया। तो अब क्या है कि जो अब नई हमने क्लास बनाई है वो फिर क्या है, हमें क्या अचीव कर रही है, हाई कोहेजन, लो कपलिंग एंड रीयूजेबिलिटी पोटेंशियल हमें ऑफर कर रही है। अच्छा, अब देखें ये प्रॉब्लम, वही बात है, प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन है और एक एग्जांपल है। अब हम बात कर रहे हैं प्योर फैब्रिकेशन की। प्योर मीन्स क्या, प्योर का क्या मतलब होता है, प्योर मीन्स प्योर, खालिस, एंड फैब्रिकेटेड अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखें इसका, अभी गूगल पे जाके अगर आप सर्च करें तो फैब्रिकेट का मतलब होता है कि कोई चीज जो कि आप फॉल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई चीज जो कि असल नहीं है, कोई चीज जो आपने खुद से जो है वो आपने क्या उसे कहना चाहिए, आपने खुद से फैब्रिकेट की है, खुद से आपने जो है ना कंपाइल की है, डिजाइन डिवाइस की है, या एक आर्टिफिशियल, सब छोड़ें, एक आर्टिफिशियल चीज प्रोड्यूस करना, दैट इज फैब्रिकेशन। जैसे कहते हैं ना फैब्रिकेटेड स्टोरीज होती हैं, हम जो है ना हर इलाके की एक कुछ स्टोरीज जो है ना जिनका कोई सर पैर नहीं होता, जिनके पीछे की कोई मतलब कह लें कोई असलियत नहीं होती, बट दे एग्जिस्ट। तो इसी तरह से जो है हम कोई फैब्रिकेटेड क्लासेस जो है वो बना देते हैं जिनका रियल वर्ल्ड से कोई भी ताल्लुक नहीं होता। हम ऐसी आर्टिफिशियल क्लास बना देते हैं जिसका रियल वर्ल्ड क्लासेस के साथ, रियल वर्ल्ड डोमेन क्लासेस के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। अब मैं जब रियल वर्ल्ड क्लासेस कहती हूँ, डोमेन क्लासेस कहती हूँ, तो इसका क्या मतलब है, मैं डोमेन मॉडल की बात कर रही हूँ, जो कि हम बिजनेस मॉडलिंग के वक्त, हम एनालिसिस के वक्त जो है हम डिजाइन करते हैं, और जो डिजाइन के वक्त हम बनाते हैं दैट इज क्लास डायग्राम। तो क्या है कि ये क्लासेस जो हैं वो कंसेप्चुअल क्लास तो नहीं है, बट इट्स अ सॉफ्टवेयर क्लास। तो इसका क्या मतलब है कि जो कंसेप्चुअल क्लासेस हैं या डोमेन क्लासेस हैं या बिजनेस क्लासेस हैं, दे एग्जिस्ट इन योर डोमेन मॉडल, बट मे देयर इज अ चांस कि वो क्लास डायग्राम का पार्ट जो है वो सॉरी जो है वो डोमेन मॉडल का पार्ट ना हो, बट दे वुड बी द पार्ट ऑफ योर क्लास डायग्राम, राइट। ये जो फैब्रिकेटेड क्लासेस हैं, क्योंकि रियल वर्ल्ड से इनका ताल्लुक नहीं है, इनका सॉफ्टवेयर से ताल्लुक है, और हम अपने डिजाइन को स्मार्ट करने के लिए इनको जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या कहता है, आप देखें कि प्रॉब्लम जो है वो क्या कह रहा है कि हमें जो है वो कोहिजन से रिलेटेड, कपलिंग से रिलेटेड, रीयूजेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो है ना वो प्रॉब्लम्स जो है ना वो फेस करने पड़ सकते हैं, कि जब हम ये कोशिश करते हैं कि सिर्फ जो डोमेन की यानी कि रियल वर्ल्ड की जो कॉन्सेप्चुअल क्लासेस जो डोमेन मॉडल में आप इंट्रोड्यूस करते हैं
हम हर तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके अंदर जो है ना अलॉट करने की कोशिश करें। ठीक है, जैसे सेल की क्लास है, ठीक है, वो रियल वर्ल्ड क्लास है। आप क्या कहते हैं, सेल लाइन आइटम के जितने मेथड्स हैं वो उसमें डाल दो, सेल की से रिलेटेड जितने भी डेटाबेस सेंट्रिक ऑपरेशंस हैं वो सारे उसके अंदर डाल दो, उसके अपने ऑपरेशंस भी डाल दो, रिपोर्टिंग के उसके अंदर सब कुछ डाल दो। क्या है इससे जो है ना हमारा प्रॉब्लम क्या आ रहा है, एक रियल वर्ल्ड डोमेन की क्लास के अंदर जो है ना सब कुछ सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डालने से कि हमारे पास जो है हमारे डिजाइन गोल सेक्रीफाइस हो रहे हैं। तो इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन ये है कि आप एक फैब्रिकेटेड क्लास बना लें, या जिसे कह लें कि एक आर्टिफिशियल क्लास बना लें, और उसको जो है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करें, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो कि आपकी जो डोमेन की क्लास है उसको भी कोहेसिव करे, और उसके जो रिलेटेड ऑपरेशंस जो उसको बिजी कर रहे हैं, उसको हाईली कपल्ड कर रहे हैं, उसको टू मच ओवर ऑक्युपाइड कर रहे हैं, वो सेट ऑफ फंक्शनलिटी जो है वो आप अलग करके आप आर्टिफिशियल क्लास में डाल दें। मगर उस आर्टिफिशियल क्लास में भी डालना इस तरह है कि वहां पे भी जो है ना कोहेसिव सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही है। जैसे मैं बार बार कहूंगी, हमने डेटाबेस कंट्रोलर बनाया था, राइट? तो हम यहाँ पे उसको अब फॉर्मल जो उसका नाम है वो परसिस्टेंट स्टोरेज है। तो अब देखें, अगर हम एक बात गौर करें कि हमने ये बात पहले भी जो है हम कर चुके हैं कि जितने भी पैटर्न्स हैं ना वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। अभी लेक्चर शुरू करने से पहले मैंने आपको ये बात कही थी कि जितने हमारे डिजाइन पैटर्न्स हैं वो सब एक दूसरे से रेलिवेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको याद है कि जब हमने पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा तो हमें फील हुआ कि इससे हमारे पास जो डिजाइन गोल्स हैं वो अचीव हो रहे हैं, कि हम हाईली जो है वो कोहेसिव यूनिट हासिल कर सकते हैं, कपलिंग लो हो गई है, राइट? इसी तरह से जो हम इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट हमने पढ़ा था तो हमने ये देखा कि वो भी हमें हाईली कोहेसिव एलिमेंट्स जो है वो दे रहा है। अब क्या है कि अगर हम रियल वर्ल्ड में देखें तो रियल वर्ल्ड के अंदर मैं बार बार कहूंगी कि देखें, डेटाबेस कंट्रोलर का या परसिस्टेंट स्टोरेज नाम का या कंट्रोलर क्लासेस का या हैंडलर क्लासेस जो हैं, इनका कोई आपको जिक्र नहीं मिलेगा डोमेन मॉडल में। ये फैब्रिकेटेड क्लासेस हैं, आर्टिफिशियल क्लासेस हैं। डोमेन मॉडल के अंदर हमारे पास जो थी वो रियल वर्ल्ड क्लासेस थी, पेमेंट था, स्टूडेंट था, ठीक है। मगर हम ये जो बनाना चाह रहे हैं ना, ये फैब्रिकेटेड क्लासेस, ये उन्हीं रियल वर्ल्ड क्लासेस को एफिशिएंट करने के लिए या उनको रीयूजेबल करने के लिए या लेस बिजी करने के लिए जो है वो हम उनको जो है ना मैनेजेबल करने के लिए हम चूज कर रहे हैं। अब सोल्यूशन क्या कहता है? सोल्यूशन ये कह रहा है कि आर्टिफिशियल क्लास बनाएं जो कि डोमेन मॉडल में एग्जिस्ट नहीं करेगा। मगर हम क्यों बनाएंगे? हम हाई कोहेजन अचीव करने के लिए, लो कपलिंग अचीव करने के लिए, रीयूजेबिलिटी पोटेंशियल अचीव करने के लिए हम बनाएंगे। इनका कोई भी बिजनेस लॉजिक से, बिजनेस क्लासेस से कुछ भी ताल्लुक नहीं होगा। ये सिर्फ वही बात है कि हमारे डिजाइन को स्मार्ट करने के लिए, एक बीइंग अ गुड डिजाइनर, बीइंग अ गुड सॉफ्टवेयर डिजाइनर, एक जो स्मार्ट डिजाइन अचीव करना हमारा गोल है, हम वो करना चाह रहे हैं। तो आई होप आपको ये वाली बात अभी समझ आ गई होगी कि इनका मकसद क्या है फैब्रिकेटेड क्लासेस इंट्रोड्यूस करने का। अब यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं कि क्या है कि सपोज वी नीड टू सेव एन इंस्टेंस ऑफ सेल या इंस्टांसेस ऑफ सेल इन अ रिलेशन डेटाबेस। ठीक है, टू व्हिच क्लास इन द मॉडल डू यू असाइन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी? ठीक है, सिंस सेल हैज इंफॉर्मेशन टू बी सेव, सेल वुड बी suggested by the information expert to manage data going to and from the relational database require large amount of operations: insert, delete, update, select, rollback, commit, buffer management and up to so on। देखिए, सिंपल सी बात है कि अगर हम सेल से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है कि सेल कब हुई, कितनी हुई, अच्छा सेल जो है वो उसके अंदर कौन से जो है वो आइटम से कितनी कौन सी क्वांटिटी में गए, कितनी जो है वो से रिटर्न्स हुए, ठीक है, ये सब इंफॉर्मेशन अगर हम जो है ना वो एक सेल की क्लास के अंदर ही डालें, राइट? उसके इवन इंसर्ट सेल, सेल अपडेट हुई है, सेल जो है ना वो लेट्स सपोज ट्रंकेट हुई है, ये सारे ऑपरेशंस एक हम जो है ना वो अगर सेल की क्लास के अंदर डालने की कोशिश करें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। ठीक है, आप कहेंगे कि इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट ये कहता है कि जितना भी ये डेटा है, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो सेल के अंदर असाइन करो, सेल की क्लास के अंदर असाइन करो। और सेल की क्लास क्या है? हमारी डोमेन की क्लास है। इवन इसके अंदर जो है ना डेटा सेंट्रिक ऑपरेशंस भी सेल से रिलेटेड ही हैं। तो इन्फॉर्मेशन एक्सपर्ट क्या कह रहा है कि आप इसके अंदर जो है ना वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डालें। और एक लेमैन जैसे आप लोग भी हैं, आप लोग भी यही सोचेंगे कि हमने जो है ना यही करना है क्योंकि आपने इन्फॉर्मेशन एक्सपर्ट पढ़ा। बट ये बात याद रखनी है कि ये सारे जितने भी पैटर्न्स हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। तो आपने किसी एक पैटर्न की नहीं सुननी, अब आपने सारे पैटर्न्स पढ़ लिए हैं। यू शुड बी फेमिलियर विद ऑल दोज एंड यू शुड बी इन द पोजीशन टू टू डिसाइड कि इस वक्त करंट
जो हमारे पास सिचुएशन है उसके हिसाब से हमें पैटर्न क्या कहता है, किसी एक पैटर्न की नहीं सुननी, क्योंकि कभी कभी हमें कुछ पैटर्न जो है वो मिसगाइड भी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल समटाइम्स हमें क्रिएटर जो है वो जो है वो जो इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट है वो किसी और डायमेंशंस में हमें गाइड करता है। जैसे हमने देखी थी ना एग्जांपल, आपको याद है पिछले लेक्चर में कि जब क्रिएटर क्या कह रहा था कि जो पेमेंट का जो इंस्टेंस है वो आप रजिस्टर के साथ एसोसिएट करें, क्यों? ये को याद है बात? हम्म। मगर हाँ, ठीक हो गया। तो आपको ये बात याद है कि पिछले जो हमने पढ़ी थी एग्जाम्पल, उसमें क्या था कि रजिस्टर को जो है वो आप पेमेंट के साथ अटैच करें, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्रिएटर इट वाज फाइन, बट बट वहां पे हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हो रही थी, वहां पे हमें कोहेजन को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा था। और वहां पे जो है कपलिंग बढ़ी थी, क्यों? क्योंकि वहां पे रजिस्टर की क्लास थी जो बहुत बिजी हो गई थी, ठीक है। और वहां पे फिर हमने कपलिंग को ब्रेक किया था और हमने क्या कहा था कि सेल को हम पेमेंट के साथ जो है, पेमेंट का जो इंस्टेंस है वो सेल क्रिएट करेगा। और वो रीजन पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह से अगर ये कहता है इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट कि जितनी भी सेल रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो आप सेल को असाइन करें, तो बीइंग अ सॉफ्टवेयर डिजाइनर आपको जो है वो आपको ये सोचना है कि हमें प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं। किस तरह के? कि सेल जो है वो बहुत ज्यादा बिजी हो जाएगा, हाईली कपल्ड हो जाएगा, लेस कोहेसिव हो जाएगा। तो अब जो है हमें ये करने की जरूरत है कि हम एक आर्टिफिशियल क्लास बनाएं, जिसको हम क्या कह रहे हैं, डीबी कंट्रोलर कह रहे हैं। मगर जो एक फॉर्मल नाम है वो आप लोग क्या रखते होते हैं, परसिस्टेंट स्टोरेज, ठीक है। उसका नाम आपने क्या रखना है, परसिस्टेंट स्टोरेज। और जिस भी एंटिटी का, जिस भी डोमेन क्लास का आप डेटा स्टोर करना चाह रहे हैं, आप उसको उसके नाम के साथ जो है वो कन्वेंशन क्या कहती है कि अगर स्टूडेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो आप क्या नाम रखें उसका, स्टूडेंट परसिस्टेंट स्टोरेज। फैकल्टी का डाटा स्टोर कर रहे हैं तो फैकल्टी परसिस्टेंट स्टोरेज। सेल का डेटा स्टोर कर रहे हैं तो सेल का परसिस्टेंट स्टोरेज। किसी ट्रांजेक्शन का डेटा स्टोर कर रहे हैं तो ट्रांजेक्शन परसिस्टेंट स्टोरेज, राइट। तो क्या है, इस सारी परसिस्टेंट स्टोरेज में आपने क्या डाल देने हैं, डेटा सेंट्रिक ऑपरेशंस। अब जो रियल वर्ल्ड की या डोमेन की क्लास है ना, क्या कर रहा होगा, वो जो है वो क्लोजली कोलैबोरेट या कपल्ड होगा हमारी परसिस्टेंट स्टोरेज के साथ। और जो परसिस्टेंट स्टोरेज है वो आगे जो है ना वो डेटाबेस की क्लासेस के साथ जो है ना वो कोलैबोरेट कर रही होगी। तो इससे क्या है कि एक आर्टिफिशियल क्लास के या एक से ज्यादा आर्टिफिशियल क्लासेस के इंट्रोड्यूस होने से हमारा जो डिजाइन है वो क्या है, वो जो हमारे कोर डिजाइन गोल्स हैं बीइंग अ गुड सॉफ्टवेयर डिजाइनर, वो अचीव कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, हम अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये एग्जाम्पल है हमारे पास प्योर फैब्रिकेशन की। अब देखें, अगर आप इस वाले पार्ट को देखें, यहाँ पे क्या है। इस केस में हमने सेल की क्लास के अंदर ही जितने जो भी पीछे भी केस स्टडी डिस्कस करी थी, सब जितने भी उसके रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, इवन जो हमारे डेटाबेस रिलेटेड जो मेथड्स जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये देखें, ये सारी की सारी हमने जो उसकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ वो भी इसके अंदर जो है ना डाल दी है। अब क्या है, ये जो मेन क्लास है ना, अब ये जो सेल की क्लास है ये हाईली कपल्ड हो गई है हमारी डेटाबेस की क्लासेस के साथ। और ये क्या है, ये वायलेशन है हमारी डिजाइन प्रिंसिपल्स की, कि हमारी लेयर्स जो है ना वो सेपरेटेड होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखें, ये वाली सेल की क्लास जो है वो जो अभी एग्जिस्टिंग डेटाबेस है, जो कि लेट्स सपोज ये इस वक्त जो है ना वो पर्टिकुलर जो है ना वो एसक्यूएल सर्वर के साथ जो है ना वो इस वक्त जो है ना वो इजीली काम कर सकते हैं। ये एसक्यूएल सर्वर के जो है ना कॉन्टेक्स्ट में जो है ना यहाँ पे सिचुएशन बताई हुई है आपको। बट व्हाट इफ कि कल को हमारा जो है ना वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही चेंज हो गया, अंडरलाइन जो हमें जो है ना वो रिक्वायरमेंट आई है कि अब जो है ना इसको हमने नो सीक्वल के साथ, माई सीक्वल के साथ, या मांगो डीबी के साथ, या किसी भी एसक्यूएल सॉरी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ आप इसको रैपल के साथ आपको जो है ना इंटीग्रेट करना है। क्या करेंगे आप? आपको सारी सेल की क्लास जाके ना दोबारा आपको जो है ना वो सारी सिचुएशन उसकी जो है ना वो बदलनी पड़ेगी, राइट। तो अब जो है होना क्या चाहिए, दिस इज द राइट सोल्यूशन, राइट। क्या है कि यहाँ पे अब आप सेल की जो क्लास है वो आप अलग करें, जिसके अंदर सिर्फ सेल रिलेटेड जो उसकी बिहेवियर्स है वो मौजूद हो। और जो जितने भी डेटाबेस सेंट्रिक ऑपरेशन हैं वो सारे के सारे किसके अंदर हो, एक्सेस डेटाबेस के अंदर, जिसको हम क्या कह रहे हैं, परसिस्टेंट स्टोरेज कह रहे हैं। अब क्या है, ये देखें, ये अब ये दोनों क्लासेस जो हैं वो क्या हो गई हैं, वो कोहेसिव क्लासेस बन गई हैं हमारे पास। दोनों क्लासेस हमारे पास जो है ना रीयूजेबल क्लासेस बन गई हैं। और ये अब अपने
डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में जो है ना उसको अलग अलग यूज किया जा सकता है, बल्कि रीयूज किया जा सकता है। कैसे? क्यों? क्योंकि दोनों अब जो है ना वो अपने रेलिवेंट ऑपरेशंस जो इनको करना चाहिए वही कर रही है। कैसे? अब देखें, सेल की क्लास भी रीयूज की जा सकती है। थोड़ा सा सोचें कैसे। किसी भी पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम में, किसी भी ई कॉमर्स सिस्टम में इस सेल की क्लास को जो है आप रीयूज कर सकते हैं, क्योंकि अब ये जो है वो किसी पर्टिकुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इसी तरह से जो एक्सेस डीबी की क्लास है या परसिस्टेंट स्टोरेज की क्लास है, ये भी किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए इसको जो है वो रीयूज किया जा सकता है। क्योंकि इसके अंदर जो है वो क्या है, सारी कनेक्शन स्ट्रिंग्स, जितने भी इंसर्शन के ऑपरेशंस हैं, तो क्या है कि अब इस परसिस्टेंट स्टोरेज को आप किसी भी उसके साथ यूज कर सकते हैं। लाइक आप स्टाफ का, स्टूडेंट का, फैकल्टी का, थोड़ी थोड़ी चेंजेस के साथ आप इसको इस्तेमाल कर लें। तो क्या है, अब ये जो क्लास है, ये वाली क्लास अब ये टाइटली कपल हो गई है आपकी डेटा एक्सेस लेयर के साथ, ये वाली क्लास। और यही इसका काम है। आप थोड़ा, मेरा ख्याल है, आप रिलेट कर रहे हैं कि ये एक किस्म का कंट्रोलर में भी हमने इसको देखा था कि ये अब जो है वो हमारी, अब ये जो है वो क्लोज कोऑर्डिनेशन या क्लोज कपल्ड है हमारे डेटाबेस की लेयर के साथ, और ये इसके साथ जो इससे एक्सपेक्टेशन दी गई है। तो अब जो है वो, अब देखें, फिर मैं आपको दोबारा एक दफा फिर बताती हूँ कि क्लास डायग्राम और डोमेन मॉडल का फर्क है। आपको डोमेन मॉडल में ये डीबी कंट्रोलर, परसिस्टेंट स्टोरेज, ये जो एक्सेस डेटाबेस है, ये हैंडलर्स क्लासेस हैं, इस नाम से आपको डोमेन मॉडल में क्लासेस नहीं मिलेंगी। ये आपको जो है वो क्लास डायग्राम में मिलेंगी। क्यों? क्योंकि क्लास डायग्राम जो है वो डिजाइनर जो है वो क्यों इस तरह की क्लासेस के अंदर इंट्रोड्यूस करता है, जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर क्लासेस हैं, ताकि हमारा डिजाइन कोहेसिव हो जाए, रीयूजेबल पोटेंशियल जो है वो आपको अचीव हो सके। तो जब भी आपको फील हो कि फैब्रिकेटेड क्लासेस बनाने से या आर्टिफिशियल क्लासेस बनाने से आपके जो है वो डिजाइन टारगेट्स अचीव होते हैं, तो हम इन क्लासेस को अचीव कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हमने पिछले लेक्चर में देखा था वो डायग्नोस्टिक इंजन जो हम बना रहे थे, कि हम जो है वो एक ही डायग्नोस्टिक इंजन की क्लास बना रहे थे और उसके अंदर ही सारा वो जितने भी फंक्शनैलिटी थी, वो डेटा प्री प्रोसेसिंग की, फीचर एक्सट्रैक्शन की, वो सारा डाल रहे थे। राइट? अब देखें कि बेशक जो है वो आपके पास जो है वो रियल वर्ल्ड में क्लासेस एग्जिस्ट नहीं करती, मगर आप कम से कम फैब्रिकेटेड क्लासेस तो बना सकते हैं ना अपने अचीव, जो डिजाइन टारगेट्स हैं उनको अचीव करने के लिए। राइट? अब अगर यहाँ पे देखें, अगर इस सिचुएशन में, ये वाली सिचुएशन है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे हाईली कपल टू द डेटाबेस इंटरफेस, ये वाली जो क्लास है ये हमारी डेटाबेस की लेयर के साथ जो है ना वो टाइटली जो है ना वो डिपेंडेंट है। अब क्या है, ये लिमिट कर रही है कोड रीयूज टू द करंट डेटाबेस। वही जैसे मैंने अभी कहा है कि ये टोटली जो है ना इससे डिपेंडेंट है कि हम सिर्फ जो एसक्यूएल सर्वर जो है ना उसके साथ हम इसको बार बार यूज कर सकते हैं, मगर ये रीयूज नहीं है किसी और डेटाबेस के साथ, सिर्फ करंट डेटाबेस के साथ जो है ना ये हमारे पास जो है ना ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। तो दैट शुड बी द थिंग्स जो कि आपने बीइंग अ सॉफ्टवेयर डिजाइनर, कि स्मार्ट डिजाइन बनाने के लिए आपने जो है वो अपने दिमाग में रखना है। ऑलराइट, अब जो नेक्स्ट हमारे पास दो हमारे पास जो है वो रह गए हैं पैटर्न्स, दे आर एक्सटेंडेड एज वेल, कि आपने जो है वो जितने भी अभी तक आपने देखे, पोलीमोर्फिज्म देखा, प्योर फैब्रिकेशन अभी हमने देखा है, यहाँ परसिस्टेंट स्टोरेज जिसको कह रहे हैं, कंट्रोलर क्लासेस, हैंडलर क्लासेस, ये सब के सब जितने भी हैं ये एक इनडायरेक्शन बिहेवियर आपको ऑफर कर रहे हैं। इनडायरेक्शन क्या है? बेसिकली इट्स अ इंटरमीडियरी, इंटरमीडिएट बिहेवियर, इंटरमीडिएट एंटिटी, इंटरमीडिएट क्लास ऑब्जेक्ट, जो कि हम दो क्लासेस के दरमियान, दो लेयर्स के दरमियान जो हम रख रहे थे। अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो हम लेयर्स की बात कर रहे थे। अब हम जो बात करेंगे इन डायरेक्शन में, दैट इज क्लासेस। बेसिकली इनके दरमियान जो अभी तक हमने पैटर्न्स पढ़े हैं, पॉलीमॉर्फिज्म और ये जो मैंने नाम लिए, इनके दरमियान भी ये जो एक बिहेवियर था कॉमन था, वो क्या था? वो एक इनडायरेक्शन था। मगर ये, और ये हमें क्या वही दे रहे हैं एडवांटेज हमारे पास, वही कि हमें कोहेसिवनेस दे रहे हैं, रीयूजेबिलिटी पोटेंशियल दे रहे हैं। अब देखें, इनडायरेक्शन जो है ना वो, अगर हम यहाँ पे बात करें प्रॉब्लम की, वेयर डू वी असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ वी वांट टू अवॉइड डायरेक्ट कपलिंग बिटवीन टू और मोर ऑब्जेक्ट्स? मेन थिंग इज ऑब्जेक्ट्स, मेन थिंग इज नाउ क्लासेस। अब यहाँ पे लेयर्स से आगे की बात है। ठीक है, मजीद हम जो है ना वो कंक्रीट लेवल पे अब जो है ना वो इनडायरेक्शन की बात कर रहे हैं। डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, डायरेक्ट कम्युनिकेशन जो है अब हमने अवॉइड करनी है, कहाँ पे? इवन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान भी। ठीक है, तो असाइन कैसे करें रिस्पॉन्सिबिलिटीज? एक इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट को, जो कि क्या करेगा? दूसरे ऑब्जेक्ट के दरमियान कम्युनिकेशन जो है ना वो इंश्योर करेगा।
अब अगर थोड़ा-सा मैं आपको पीछे लेके जाऊँ, तो हम जो है वो इंडायरेक्शन जो है ना वो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, जो कि अभी तक हम लेयर्स लेवल पे जो है ना देख रहे थे। मतलब अक्रॉस लेयर्स देख रहे थे। जैसे कंट्रोलर में देखा हमने, प्योर फैब्रिकेशन या persistent स्टोरेज में देखा, अक्रॉस लेयर बात। ये विद इन अ लेयर भी हो सकता है, और ये हम इंडायरेक्शन वाला ये जो पैटर्न है हम इसमें देखेंगे कि जितनी भी कोर इश्यूज हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के, अभी तक आपने देखा कि जितने भी अभी तक हमने पैटर्न्स पढ़े हैं, उसमें जो मेन कंसर्न है या मेन इशू क्या है, वो ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट का। और जैसे आपको पता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में जो मेन क्रक्स है वो किसके ऊपर, किसके अराउंड है, वो क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्रिवन डेवलपमेंट। तो जो है वो इस वक्त मेन जो हमारा टारगेट या मेन कंसर्न क्या है कि हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे असाइन करना है, और यही सब पैटर्न्स में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जो इनडायरेक्शन है ना, इसको हम एक मीडिएटर पैटर्न भी कहते हैं, ठीक है। कंट्रोलर पैटर्न में हम जो बात कर रहे थे वो इंटरमीडिएट एंटिटी या एज अ कंट्रोलर हमने जो इंट्रोड्यूस किया था, वो कम्युनिकेशन कंट्रोल करनी थी बिटवीन टू लेयर्स। कौन कौन सी थी, याद करें, यूजर इंटरफेस एंड बिजनेस लॉजिक की क्लासेस। जब हमने प्योर फैब्रिकेशन पढ़ी तो हमने क्या फोकस किया कि हमने एक इंटरमीडिएट, एक प्योर फैब्रिकेटेड, एक आर्टिफिशियल क्लास या आर्टिफिशियल क्लासेस भी हो सकती हैं, वो हमने बिजनेस लॉजिक और डेटा एक्सेस के दरमियान जो है ना वो इंट्रोड्यूस किया था। अब ये दोनों पैटर्न्स जो कंट्रोलर, परसिस्टेंट स्टोरेज या प्योर फैब्रिकेशन है, ये भी जो इंडायरेक्शन ही दे रहे हैं। अब जो है ना हम बात कर रहे हैं, अ, मगर वो क्या था, मैं बार बार कह रही हूँ, वो थी इंडायरेक्शन बिटवीन, अक्रॉस या अमंग लेयर्स। अब हम बात कर रहे हैं कि हमने, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे दो ऑब्जेक्ट्स इवन विद इन अ लेयर, एक ही लेयर, यानी कि बिजनेस लॉजिक की अगर बात करें, तो बिजनेस लॉजिक की लेयर के अंदर जो है वो हम क्या करें कि दो ऑब्जेक्ट्स या दो क्लासेस के दरमियान अगर हम चाहते हैं कि डायरेक्ट एक्सेस ना हो, ये बिल्कुल, तो वो हम करवा सकते हैं। इनडायरेक्शन वहां पे भी हम करवा सकते हैं, इवन दो कंपोनेंट्स, दो क्लासेस, दो इमेज, दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान। फॉर एग्जांपल बिल्कुल ऐसी बात है कि एचओडी है ना, वो आप जो है वो डायरेक्ट जो है ना एचओडी के रूम में चले जाते हैं बीइंग अ स्टूडेंट। अब एचओडी और स्टूडेंट जो है वो एक ही बिजनेस लॉजिक पे जो है ना वो रिजाइड करता है, बट हम ये चाहते हैं कि एचओडी जो है ना वो इजीली एक्सेसिबल ना हो, तो हम क्या कर देते हैं, एक पर्सनल असिस्टेंट की जो है ना वहाँ पे क्लास जो है ना वो रख देते हैं कि स्टूडेंट जो है ना वो डायरेक्टली एचओडी को जो है ना वो ना एक्सेस करें। पीए जो है ना वो सारी इंटरमीडिएट का जो काम है ना वो, या मीडिएटर का जो काम है वो परफॉर्म करेगा। तो इससे पहले मैं रिपीट कर देती हूँ कि हम लेयर्स की बात कर रहे थे, अब हम जो है ना विद इन अ लेयर की बात करें, यानी कि बिजनेस लॉजिक लेयर के दरमियान ऑब्जेक्ट्स के दरमियान किसी जो है ना वो इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट को रखने की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर दो क्लासेस जो है वो बिजनेस लॉजिक की जो है ना उसके ऊपर रिजाइड करती हैं, और हम नहीं चाहते कि उनकी डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो, तो हम क्या कर सकते हैं कि इनडायरेक्शन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं वहां पे। अब वो जो इनडायरेक्शन है वो कंट्रोलर नहीं होगा, ना ही परसिस्टेंट स्टोरेज होगा, वो एक किस्म की एक मेडिएटर क्लास होगी, या जिसे आप कह रहे हैं कि मेडिएटर पैटर्न होगा, या हम इनडायरेक्शन यूज कर रहे हैं, या आप ये देखें कि आप एक अडेप्टर जो है ना वो आप इस्तेमाल करें। खैर आगे भी ये अडेप्टर के नाम से एक पैटर्न भी है हमारा, जब हम इंशाल्लाह हम गैंग ऑफ फोर वगैरह पे जाएंगे। तो अब हमने क्या कर दिया, हमें एक जरूरत है कि हम एक इंटरमीडिएट क्लास इंट्रोड्यूस कर दें, प्लेस कर दें। और वो क्या है, वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी हो सकती है, इंटरफेस भी हो सकती है। सिर्फ ये क्या है कि हमें एक मीडिएटर एंटिटी इंट्रोड्यूस करनी है, जो कि क्या कर रही होगी, जो बिजनेस लॉजिक की क्लासेस हैं उनके दरमियान कम्युनिकेशन को डेलीगेट कर रही होगी, राइट। अब यहाँ पे देखें, ये एग्जाम्पल है एक, कि हमारा जो पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल है, ठीक है, अब उसके ऊपर जो है वो मल्टीपल तरह के जो है वो टैक्स उसके ऊपर जो है ना वो लेट सपोज अप्लाई हो रहे हैं। वो जो हमारा पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल है वो मल्टीपल तरह के टैक्सेस के साथ जो है ना एसोसिएटेड है, जो यानी कि हमारी जो सेल की क्लास है वो हमारे मल्टीपल तरह के टैक्स जो है ना उसके साथ एसोसिएटेड है। और हमें जो है ना वो एक रिस्पेक्टिव उसके साथ जो है ना वो टैक्स कैलकुलेटर जो है ना वो कैलकुलेटर क्लास जो है ना हमने उसके साथ जो एसोसिएट करनी है। फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल तरह के टैक्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट सेल टैक्स है, वैल्यू एडेड टैक्स है, म्यूनिसिपल का टैक्स है, किसी भी तरह का टैक्स है। तो अब क्या है कि अब देयर वुड बी अ वल्नरेबल सिचुएशन। हम अब पोलीमोर्फिक बिहेवियर्स पढ़ चुके हैं कि अब आप, जैसे हमने उसमें पेमेंट गेटवेज वाली भी एग्जांपल हमने पढ़ी थी, अगर ये बड़ी वल्नरेबल सिचुएशन होगी कि अगर हमारी जो बिजनेस लॉजिक की जो हमारी क्लासेस हैं, फॉर एग्जांपल कौन है, सेल है, पेमेंट है, राइट, रजिस्टर है, कि अगर हम उसको जो है ना वो टैक्स कैलकुलेटर की जो भी कोई क्लास है उसके साथ हम डायरेक्टली उसको जो है ना वो कम्युनिकेट कर दें, डायरेक्टली कनेक्ट कर दें। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का पता कोई नहीं, गवर्नमेंट जो है ना वो अपनी पॉलिसी चेंज करे, कोई टैक्स जो है ना वो नया ऐड कर दे, क्या होगा, सेल की क्लास के अंदर जाके, पेमेंट की क्लास के अंदर जाके हम जो है ना वो दोबारा चेंजेस करते फिरेंगे? नहीं। तो सोल्यूशन क्या है
कि आप जो है ना वो एक अडेप्टर, एक मीडिएटर की क्लास जो कि हमने यहाँ क्या बनाई है, आई टेक्स्ट कैलकुलेटर अडेप्टर, ठीक है। कि जैसे हमने पहली बात की थी ना, जैसे हमने पेमेंट चैनल की जब हमने पीछे एग्जांपल देखी है हमने ओपन क्लोज प्रिंसिपल का भी रेफरेंस दिया था पीछे जब हम इसको डिस्कस कर रहे थे कि हम उसको इंटरफेसेस के थ्रू जो है ना इम्प्लीमेंट करें। हम इसको पोलीमोर्फिक बिहेवियर के थ्रू जो है वो अचीव करते हैं। अब क्या है कि हमारे पास जो है ना वो एक स्टेबल क्लास आ गई है, जो कि क्या है कि कुछ सेट ऑफ इसके अंदर जो है ना फंक्शनैलिटी, वही बात है कि कुछ स्टेबल फंक्शनैलिटी होगी, बाकी क्या है उसकी वेरिएशंस। तो अब क्या है कि जो हमारी बाकी की बिजनेस लॉजिक क्लासेस हैं, जो बिजनेस लॉजिक की क्लासेस हैं जैसे पेमेंट रजिस्टर, अब वो क्या है वो इसके साथ, इस अडेप्टर के साथ या इस मीडिएटर के साथ जो है ना कम्युनिकेट कर रही होंगी। और जितने भी कैलकुलेटर्स हैं, वो जितने भी मल्टीपल टैक्स कैलकुलेटर्स हैं, अब ये जो है वो उनके साथ इन लिंक्ड होगा, ये जो मीडिएटर है हमारा, इनके साथ, हर तरह के कैलकुलेटर के साथ। अब अगर दूसरे कैलकुलेटर्स के अंदर कोई भी चेंज आती है, कोई हमारा टैक्स ऐड हो जाता है, कोई टैक्स हमारा जो है कैलकुलेटर निकल जाता है, कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी कोई नई आ जाती है, कोई नया टैक्स जो है ना उसके ऊपर डल जाता है, तो इससे क्या है कि हमारे जो बिजनेस लॉजिक की क्लास है वो चेंज नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आप बिजली के बिल की एग्जाम्पल ले लें, हजार तरह के तो उसके ऊपर जो है ना वो पता नहीं कौन कौन से जो है ना वो टैक्स कैलकुलेट हो रहे होते हैं। तो अब अगर फॉर एग्जाम्पल पुराने टैक्स में कुछ चेंज आ गया या कोई नया बिजली के बिल के ऊपर, तो क्या है वो पहली जो एग्जिस्टिंग क्लास है उसके अंदर जाके सारा कुछ छेड़खानी ना करनी पड़े, ओपन फॉर एक्सटेंशन एंड क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन का जो रूल हमारा प्रिंसिपल है वो हमेशा मस्ट हमारे डिजाइन के ऊपर अप्लाई होना चाहिए। तो क्या है कि अब जो होगा हमारे इस एडेप्टर की वजह से इवन जो हमारे सिस्टम्स होते हैं जिसके अंदर हमारी लो लेवल ऑपरेटिंग सिस्टम की कॉल्स हो रही होती हैं, वो भी जो है वो बिजनेस लॉजिक क्लास के अंदर जो है ना हमारी टेंशन नहीं होगी कि हम डालें, क्योंकि कोई पता नहीं कि वो किस तरह चेंज हो जाए। अच्छा, अब जो हमारा जो पैटर्न रह गया है दैट इज प्रोटेक्टेड वेरिएशन, राइट। ये मैंने आपको कहा था ना कि एक्सटेंडेड जितने भी पैटर्न्स हैं वो सब एक अंडरलाइन कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करते हैं, दैट इज इनडायरेक्शन मीडिएशन। तो इसको देख लेते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या कहता है इसका, कि हाउ टू डिजाइन ऑब्जेक्ट्स, सबसिस्टम्स और एंड systems so that the variation or instability, गौर करें वर्ड के ऊपर, in these elements does not have an undesirable impact on other elements। देखिए जो प्रोटेक्टेड वेरिएशन है ना, जितने भी अभी तक हमने पैटर्न्स डिस्कस किए हैं ये उनसे रिलेटेड है, कोई अलग से पैटर्न नहीं है, ठीक है। मगर इंटेंशन डिफरेंट है इसका। जैसे मैंने आपको जब लेक्चर शुरू ही किया था तो मैंने आपको क्या कहा था कि एक्सटेंडेड जितने भी हैं वो अंडरलाइन एक कॉन्सेप्ट पे हैं, मगर सबका जो पीछे गोल है, जो इनका अल्टीमेट टारगेट है वो मुख्तलिफ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने देखा प्योर फैब्रिकेशन, उसका क्या जो टारगेट था, प्योर फैब्रिकेशन का टारगेट क्या है कि हमने अचीव करना है हाई कोहेजन और अचीव करना है रीयूजेबिलिटी पोटेंशियल। दूसरा हमने देखा इनडायरेक्शन, इनडायरेक्शन क्या कह रहा था कि जब भी हमें whenever we don't want to have a direct access between two classes, ठीक है, उससे पहले हम जो था कंट्रोलर फैब्रिकेशन, प्योर फैब्रिकेशन, परसिस्टेंट स्टोरेज के केस में देख रहे थे अमंग डिफरेंट अक्रॉस डिफरेंट लेयर्स। बट जब हमने पढ़ा इन डायरेक्शन तो हम क्या कह रहे हैं कि जब इवन हम एक ही लेयर की दो क्लासेस के दरमियान जब हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं चाहते, डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं चाहते, डायरेक्ट कपलिंग नहीं चाहते, तो हम क्या करें, एक इंटरमीडिएट बॉडी, एक मीडिएटर जो है ना बीच में एक क्लास इंट्रोड्यूस कर दें। अब जो प्रोटेक्टेड वेरिएशन है वो क्या कहता है, अब देखिए इसका गोल क्या है। ये कह रहा है कि हमें ऐसी क्लासेस को आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले अपने सिस्टम के अंदर, अपनी क्लास डायग्राम के अंदर, जो कि जिसके अंदर सबसे ज्यादा चेंजेस आने के चांसेस हैं, जिसके अंदर सबसे ज्यादा चेंजेस आती हैं, ठीक है, जो ज्यादा चेंज प्रोन है, उसको आइडेंटिफाई करें, उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करें, ठीक है। और उसको जो है ना आप जो है वो आइडेंटिफाई करें, क्यों? क्योंकि ये जो सबसे ज्यादा चेंज वाली जो होती है ना, जो क्लासेस होती हैं वो हमारे लिए ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि जिन क्लासेस के अंदर सबसे ज्यादा चेंज आना है और वो चेंज प्रोन है, और अगर वो ऐसी क्लासेस का कम्युनिकेट कर रही हैं जिसके साथ इतना ज्यादा चेंज नहीं आना, तो क्या है कि वो हमारी उन क्लासेस को भी डिस्टर्ब करेंगी जिनके अंदर जो स्टेबल है। तो क्या है कि हमने इस तरह से वो आइडेंटिफाई करनी है क्लासेस, ताकि वो जो बहुत ज्यादा चेंज प्रोन है, जो इतनी स्टेबल नहीं है, उनके साथ कुछ एक स्टेबिलिटी जो है ना वो उनके साथ एक बिहेवियर अटैच कर दें, ताकि हमारे ओवरऑल डिजाइन को जो है वो उनके ऊपर रिपल इफेक्ट्स जो है वो ना क्रिएट हो, राइट। तो ये देख लें कि जो अब प्रोटेक्टेड वेरिएशन है वो क्या है, वो कहता है कि जैसे अब मैं अगर चेंजेस की बात करूं कि हमारे जो है ना क्लासेस जो है ना कुछ बहुत चेंज प्रोन है, कि फॉर एग्जांपल
जैसे हमारे पेमेंट चैनल्स की हमने बात की, कोरियर पार्टनर्स की हमने बात की, मैंने आपको जो है वो रिपोर्ट्स की मैंने मैकेनिज्म्स डिफरेंट हैं, आज कोई है, कल कोई और है, तो क्या है, ये बहुत ज़्यादा चेंज प्रोन है। तो वो क्या है कि हमारी जो स्टेबल बिज़नेस लॉजिक की क्लासेस हैं, उनको जो है ये डिस्टर्ब ना करें। तो प्रोटेक्टेड वेरिएशन क्या कहता है कि आप चेक करें सिस्टम के अंदर ऐसे पॉइंट्स जो कि इनस्टेबल है या बहुत ज्यादा वेरिंग है या बहुत ज्यादा जिसके अंदर जिसे कहते हैं ना उसके बिहेवियर्स उसके जो है ना वो बहुत ज्यादा चेंज हो रहे हैं फ्रीक्वेंट। ठीक है। तो उन वोलेटाइल पॉइंट्स को जो है ना आपने जो है ना वो आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं कि हमने अभी जो है ना वो इजी पैसा जो है ना इंटीग्रेट किया हुआ है अपने सिस्टम के साथ, एक पेमेंट गेटवे हमने जो है ना वो यूज किया हुआ है। इजी पैसा आप देखें हर वक्त वो अपनी एपीआई के अंदर कोई ना कोई चेंज कर रहे होते हैं, तो क्या है कि वो उसकी जो चेंजेस हैं एपीआई के सिस्टम चेंजेस जो हैं वो हमारे अपने जो सिस्टम अंडर डेवलपमेंट है उसको चेंज नहीं होना चाहिए, उसको इफेक्ट नहीं करना चाहिए। तो क्या करता है, कहता है प्रोटेक्टेड वेरिएशन के, देखिए नाम के साथ देखें ना, प्रोटेक्ट करना है, वेरिएशन से प्रोटेक्ट करना है। जो इतनी ज्यादा वेरिएशन आ रही है हमारे सिस्टम के इस क्लासेस के साथ, उनको हमारे अपने सिस्टम से जब इंटीग्रेट कर रहे हैं तो उसके चेंजेस के आने से हमारे सिस्टम के ऊपर सब बहुत ज्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। तो क्या है कि प्रोटेक्टेड वेरिएशन कहता है कि किस तरह प्रोटेक्ट करें कि एक स्टेबल इंटरफेस बना दें उन वॉलेटाइल या उन बहुत ज्यादा चेंज प्रोन पॉइंट्स के अगेंस्ट। और ये जो वॉलेटाइल क्लासेस हैं फिर इस तरह से इनको जो है हमारी बिजनेस लॉजिक की क्लासेस के साथ डायरेक्ट एक्सेस नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अब देखिए पेमेंट की क्लास है, वो कम्युनिकेट कर रही है हमारे इजी पैसा के साथ। कल को ये होता है कि हमें जो है ना इजी पैसा जो है ना हमें चेंज करना पड़ जाता है। ठीक है। तो क्या है कि हमें जो है ना वो उससे जो है हमारी जो बिजनेस लॉजिक की क्लास है ना, पेमेंट की क्लास है, उसके ऊपर जो है ना उसके इफेक्ट्स नहीं पड़ने चाहिए। अभी हम कैसे अचीव करते हैं, अभी हम काफी देर से डिस्कस कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्शन के जरिए, जनरलाइजेशन के जरिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल वही बात है, जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, पेरेंट्स जो है वो हमें आउटसाइड वर्ल्ड की चेंजेस से जो है वो क्या कर रहे होते हैं, प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, खुद हैंडल कर रहे होते हैं कि बाहर जो मर्जी हो बच्चे हमारे जो है ना वो जो है ना वो परेशान ना हो, फोकस होके अपना काम करते रहें। तो क्लासेस जो कि वॉलेटाइल हो, एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, जो वॉलेटाइल क्लासेस हो और वो हमारी स्टेबल बिजनेस लॉजिक की क्लासेस के साथ कम्युनिकेट करें, और हम चाहते हैं कि हमारी बिजनेस लॉजिक की क्लासेस सेफ रहें, वो जो बाहर की क्लासेस के साथ जो आपकी क्लासेस इंटरैक्ट कर रही हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम एक स्टेबल इंटरफेस बना देते हैं उनके आगे पीछे। तो क्या है कि हमारी जो बिजनेस की क्लासेस हैं अब वो कम्युनिकेट करती हैं एक स्टेबल इंटरमीडिएट क्लास के जरिए उन इनस्टेबल क्लासेस के साथ, उन वॉलेटाइल क्लासेस के साथ। ठीक है, एग्जांपल आती है आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें, ये वाली जो एग्जांपल है ये हमने उधर भी देखी थी, अभी जो पीछे हम पैटर्न डिस्कस कर रहे थे, डायरेक्शन में भी हमने देखी थी कि देखें अब यही जो है प्रोटेक्टेड वेरिएशन में भी हम देखते हैं। अब यहाँ पे देखें वही बात है कि टैक्स जो कैलकुलेशन की जो है वो मल्टीपल हमारे पास जो है ना अपडेट्स आ सकती हैं, राइट। तो अब जो है ये लिमिटेड रहनी चाहिए इन क्लासेस के लिए, और एक इंटरमीडिएट एक अडेप्टर होना चाहिए जो इसकी इन चेंजेस को जो है ना लुक आफ्टर कर रहा हो, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल वो कोई ओल्ड टैक्स कैलकुलेटर फिनिश होता है, कोई नया टैक्स कैलकुलेटर जो है ना वो ऐड होता है, तो हमारी सेल या पेमेंट की क्लास डायरेक्टली उसके साथ जो है ना इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। हमारी बिजनेस की जो क्लासेस हैं वो स्टिल जो हमारी है ना वो रीयूजेबल होनी चाहिए, और जो ये अडेप्टर है इसको जो है ना इन चेंजेस को, इन जो अफरा तफरियां है ना इनको जो है ना हैंडल करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर आपकी ट्विटर की एपीआई है, या लेट्स सपोज अगर हम फेसबुक की एपीआई की बात करें, फेसबुक की एपीआई के जो है ना वो आपको पता है मल्टीपल जो है ना वो वर्जन आते रहते हैं, और अगर फॉर एग्जांपल हम अपने सिस्टम के अंदर जो है ना वो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस के लिए फेसबुक की एपीआई जो है ना हम कोई यूज करें, अब फेसबुक अपनी एपीआई जो है ना वो अपडेट करता रहता है। अब अगर आपने फेसबुक की एपीआई को डायरेक्टली कपल किया हुआ है अपनी बिजनेस लॉजिक की क्लास के साथ, जो कि हमारे रजिस्ट्रेशन की क्लास है फॉर एग्जांपल, तो क्या है, हर दफा जब भी एपीआई चेंज होगी तो हमें क्या है वो हमें अपनी क्लास को जो है ना वो जो कि उस एपीआई के साथ है, उस नए वर्जन के साथ है, हमारी बिजनेस लॉजिक की क्लास को जो है ना वो चेंज होना पड़ेगा। तो क्या है कि बेटर है कि फेसबुक मैनेजर नाम का जो है ना वो एक इंटरफेस बना दे जो कि एक स्टेबल वर्जन है, राइट। कि अब इसके अंदर जो है ना कुछ ऐसी फंक्शनलिटी है जो एपीआई की कुछ तो स्टेबल होगी ना, पता है ना आपको। तो फिर क्या है कि मैनेजर जो है ना वो इतना ज्यादा चेंज नहीं हो रहा होगा, हाँ इसके साथ जो एसोसिएटेड एपीआईज हैं वो चाहे जो मर्जी होती रहे। तो बिजनेस लॉजिक जो है ना वो किसके साथ इन टच होगा, ये फेसबुक मैनेजर के साथ। और जो आगे उस हर वर्जन के जो आ रहे हैं, मल्टीपल वर्जन ऑफ एपीआईज आ रहे हैं, अब वो बिजनेस लॉजिक की डायरेक्ट क्लासेस को इम्पैक्ट नहीं करेंगी। इवन जो हमारी बिजनेस लॉजिक की क्लासेस है उनको पता भी नहीं होगा कि बाहर की दुनिया में हो क्या रहा है, वो जो मैनेजर है ना वो सब कुछ जो है ना वो हैंडल कर रहा होगा।
हमारा टारगेट क्या है कि हमने अपनी इंटरनल क्लासेस को, जो हमारी बिजनेस लॉजिक की क्लासेस हैं, उनको आउटसाइड वर्ल्ड जिनके साथ वो इंटरैक्ट कर रहे हैं, उनसे जो है ना हमने सेव करना है। तो अब थोड़ा सा समराइज कर देती हूँ। जब हम डिजाइन पैटर्न सारे डिस्कस कर चुके हैं, तो आपके दिमाग में अब आ रहा होगा और आना भी चाहिए, और अब मेरा ख्याल है कि क्लियर भी हो चुका होगा कि डिजाइन पैटर्न्स जो हैं वो हमारे पास डिस्कनेक्टेड, क्या डिस्कनेक्टेड है? तो इसका स्ट्रेट अवे आंसर है लिटरली नो। वाई? ये बिल्कुल भी डिस्कनेक्टेड नहीं है। ये सब जितने भी पैटर्न्स हैं ये सब इंटरकनेक्टेड है, और आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि ये हमारे जो हमने सॉलिड प्रिंसिपल्स देखा था, ये उनके साथ भी जो है उनको फॉलो कर रहे हैं, उन प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं। एक डिजाइन पैटर्न एक से ज्यादा डिजाइन पैटर्न्स के साथ जो क्या है रिलेट भी कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने देखा ना, पोलिमोर्फिक बिहेवियर जो है, हम लो कपलिंग जो है ना हमें उससे अचीव हो रही है। लो कपलिंग अगर हम करते हैं तो उसे हमें हाई कोहेजन मिल जाता है, हाई कोहेजन करते हैं तो उसे कपल जो है ना लो कपलिंग हो जाती है, लो कपलिंग हाई कोहेजन होती है तो हमें रीयूजेबिलिटी मिल जाती है। इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट से जो है ना हमें हाईली कोहेसिव एलिमेंट्स मिल रहे हैं। ठीक है। क्रिएटर से जो है हमें हाई कोहेजन जो है वो हमारी इफेक्ट हो रही है। तो ये देखें, ये एक दूसरे के साथ वही जो हमने ट्रेड ऑफ वाली बात की थी ना, इट्स अ गेम ऑफ ट्रेड ऑफ। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये जो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ये क्लियर होंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। फी अमान अल्लाह।